हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री लास्ट टाइम हम कर रहे थे और प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के बाद में आधुनिक इतिहास की एक वीडियो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारे पास इसकी दूसरी वीडियो रहेगी आधुनिक इतिहास से ही, और उसके अंदर क्षेत्रीय राज्य जो थे उनके बारे में हम प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो ऑनलाइन क्वेश्चंस आए हुए हैं 2016 से 18 के बीच, उनको डिस्कस करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और नवाब बनाया गया। किसको बनाया गया? प्लासी की जंग। इस जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर इसी का ही ये सिपा सलाहकार या सेनापति हम कह सकते हैं, ये रहेगा। और इसने इसके साथ गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ, और सिराजुद्दौला को मार करके मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की शुरुआत की? तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। सिखों के महान गुरु और हिंदुस्तान के इतिहास के महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो प्लासी के युद्ध में। प्लासी और बक्सर दोनों ही युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए थे और इसके बाद में इसको रिटायर कर दिया गया था। तो सिराजुद्दौला के नेतृत्व में और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये युद्ध चला गया था। इन दोनों के सामने प्लासी का युद्ध और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। मीर जाफर इसके अंदर फिर गद्दारी करके जीता था और अंग्रेजों के साथ मिलकर के उसे नवाब बनाया गया था। टिप्पू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है? तो मैसूर का शेर टिप्पू सुल्तान को कहा जाता है। टिप्पू सुल्तान शेर मैसूर को कहा जाता है। इसने भी अंग्रेजों के खिलाफ 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी और इनके पिता हैदर अली, इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ युद्ध किए थे और युद्ध के अंदर ही इनकी मौत हुई थी। तो मैसूर का शेर कहा जाता है टिप्पू सुल्तान को। प्लासी का युद्ध लड़ा गया तो 1757 और 1764 दो युद्ध रहेंगे इंपॉर्टेंट यहाँ पर। 1757 प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, और 1764 का होएगा बक्सर का युद्ध। उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के तत्कालीन पंजाब के राजा थे और लाहौर इनकी राजधानी रहेगी। तो महाराजा रणजीत सिंह लाहौर राजधानी इनकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी क्लियरिटी कम होगी वीडियो के अंदर इसके अंदर, लेकिन आप लोग संयम बनाए रखिए, आगे अगले पेज पर क्वालिटी आपको सही मिलेगी। ये थोड़ी सी टेक्निकल एरर है। तो सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? तो रणजीत सिंह के शासन के तहत सिख खालसा सेना बनाई गई थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्र, गुरु गोविंद सिंह जो है किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के। तेग बहादुर जी के पुत्र रहेंगे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो अर्जुन देव जी है 5वें गुरु रहेंगे सिखों के। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। पटना साहिब इनकी जन्मस्थली रहेगी। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल कहाँ है? तो ये नांदेड़ के अंदर, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ और नांदेड़ के अंदर इनकी समाधि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह ने गुजरात के अंदर पहली बार जजिया लगाया था। जजिया जो हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर लगने वाला एक कर था। इसके बाद है, मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा? तो चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा था इसने। मिंटो ने अमृतसर की संधि और 1809 के अंदर, याद रखेंगे अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 के अंदर। तो इससे ठीक पहले रणजीत सिंह के पास मैटकॉफ को भेजा था शांति स्थापना के लिए। नेक्स्ट है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो ये ऑप्शन के हिसाब से रहेगा। तो इलाहाबाद के अंदर
इनके जो ऑप्शन रहेंगे उनके हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ इलाहाबाद जो ऑप्शन है, यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया था। इनके जो जंतर मंतर है जयपुर और दिल्ली के अंदर रहेंगे, वेधशाला इनकी। तो यहाँ पर इलाहाबाद इसके अंदर नहीं रहेगा। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे अंगल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो याद रखेंगे, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने तीसरे युद्ध के अंदर पराजित किया था और चौथे युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। हम्पी जो है कर्नाटक के अंदर रहेगा। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान के पिता, तो हैदर अली, हमने पहले डिस्कस किया। सिंपल सिंपल के क्वेश्चन हैं और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए हम ये सीरीज़ कर रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो आप देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। आगे चलिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे? तो 4 युद्ध इन्होंने मैसूर के विरुद्ध लड़े थे। मैसूर यानी कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के विरुद्ध 4 युद्ध लड़े थे इन्होंने। नेक्स्ट है, मैसूर के विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरकार विजय प्राप्त की? तो चौथे युद्ध में। चौथे युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। 4 युद्ध इनके हुए थे और दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई, तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। सिख गुरु हरकृष्ण के उत्तराधिकारी कौन रहेंगे? सिख गुरु हरकृष्ण के उत्तराधिकारी रहेंगे गुरु तेग बहादुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया? इंडियन नेशनल आर्मी, तो सुभाष चंद्र बोस जी रहेंगे। और कांग्रेस के इतिहास के अंदर, तो या हम बात करें आधुनिक इतिहास या हम बात करें स्वतंत्रता का जो आंदोलन रहेगा, उसके अंदर राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण नेता के रूप में रहेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन इन्होंने किया। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों को दे दिया? तो बंगाल के शासक अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने उड़ीसा का एक पार्ट मराठों को दिया था। तो याद रखेंगे अलीवर्दी खां ने। वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो बंगाल सबसे बड़ा प्रांत रहेगा 1905 से पहले। इसके बाद में इसके टुकड़े कर दिए गए थे। बंग भंग आंदोलन हुआ था इसके खिलाफ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो आगे की वीडियोज़ में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए बिश्नोई एज़ हेल्पर यूट्यूब चैनल के साथ, और इसी तरीके से क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको करवाया जाएगा पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री। तो किस शहर में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह दिल्ली के अंदर और जयपुर के अंदर इन्होंने इमारतों का निर्माण मोस्टली करवाया था, और अजमेर में इन्होंने निर्माण नहीं करवाया था। ऊपर इलाहाबाद का कहा गया था तो वहाँ भी इन्होंने नहीं करवाया था। दिल्ली और जयपुर इनके अंदर जो जंतर मंतर का निर्माण या वेधशाला का निर्माण उन्होंने करवाया था। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? ब्रिटिश साम्राज्य को राजनीतिक शक्ति प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला की हार हुई थी और मीर जाफर को इन्होंने नवाब बना दिया था फिर। तो यहाँ से अंग्रेज़ों को भारत के अंदर राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त होनी शुरू हुई थी। इससे पहले ये सिर्फ व्यापार करते थे, लेकिन इन्होंने अपना लक यहाँ पर सिराजुद्दौला के खिलाफ आजमाया और कहीं ना कहीं भारतीय शासकों की जो डर की वजह से, या हम बात करें उनकी आपसी फूट की वजह से, या हम बात करें कि उनके अपने पर्सनल हितों की वजह से अंग्रेज़ों को भारत के अंदर अपनी नींव जमाने का अवसर मिला। और इसके बाद में धीरे धीरे सारे के सारे जो शासक थे, भारत के स्थानीय शासक, उन्होंने अपनी सत्ता से हाथ धोना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ों की जो है सत्ता एक बार भारत के अंदर स्थापित हो गई थी। तो किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? तो अमृतसर जो है रामदास जी ने बसाया था। अमृतसर शहर की स्थापना रामदास जी, याद रखेंगे गुरु रामदास जी। आगे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस की फॉर्म में अपने को मिलेंगे ये। तो पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है, गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के अंदर जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये हमने क्वेश्चन पहले पढ़ा था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अब क्वेश्चन ये है कि कब थी? तो 1699 इसके अंदर राइट ऑप्शन रहेगा, 1699 के अंदर। इसकी डिटेल्स देखेंगे हम क्या कहता है ये। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई। उनके द्वारा आरंभ में
पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया, यानी कि इनको जो अमृत, जिसको हम कह देते हैं कि इस तरीके का कोई आजकल जो चलता है कि अमृत छका देते हैं, या फिर हम बात करते हैं कि जो पानी को पवित्र करके, या जिस तरीके से हम अपने प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार करते हैं, तो उस तरीके से इनको दीक्षित करके जिस व्यक्ति को ये पिलाया जाता था उसको खालसा वहाँ पर कहा गया था। तो अभी भी अनेक जो धर्म अपने हिंदुस्तान के अंदर, कई पंथ ऐसे हैं जो बिल्कुल सनातन धर्म से, या फिर हम बात करें ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आधुनिकता की दौड़ में इतने ज़्यादा अपने संस्कृति रीति रिवाजों को नहीं भूले हैं, तो उनके अंदर अभी भी ये प्रणाली चल रही है। तो पाहुल प्रणाली, जो पहाड़ जिसको हम बोल देते हैं, तो ये प्रणाली जो है दीक्षित करने के लिए खालसा पंथ के अंदर इसको चालू किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। और जिस व्यक्ति को ये दीक्षा दे दी जाती थी उसको खालसा कहा जाता था। गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु का स्थान प्रदान किया गया, यानी कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे ये। और इनको पता था कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है, तो इन्होंने गुरुओं का जो सिलसिला 10 गुरु इनके चले थे सिख धर्म के अंदर, तो उनका यहाँ इन्होंने स्टॉपेज लगा दिया। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को ही गुरु मानकर उन्हीं की शिक्षा के आधार पर अपने जीवन का निर्वाह करना होगा। नेक्स्ट है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त गुरु हरगोविंद सिंह जी ने इसका निर्माण किया था। अकाल तख्त याद रखेंगे, हरगोविंद सिंह। सिखों के छठे गुरु रहेंगे हरगोविंद सिंह। अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को लड़ाकू जाति में बदला, यानी कि सिखों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना इन्होंने पैदा की, अपने देश अपने धर्म के लिए लड़ने की इन्होंने सिखों के अंदर जो है भावना पैदा की। इसके बाद में सिख जो है गुरु गोविंद सिंह के टाइम में सबसे ज़्यादा जो है युद्ध लड़ने वाले रहेंगे। तो याद रखेंगे, सिखों को लड़ाकू जाति में किसने बदला? गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो अमृतसर की रक्षा के लिए लोहगढ़ किले का निर्माण, और रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की थी, ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का जन्म स्थान। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, इनका जन्म स्थान जो है तलवंडी रहेगा, और तलवंडी जो है वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर रहेगा। देखते हैं क्या कहता है डिटेल में। गुरु नानक देव जी का वर्तमान जन्म स्थान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में 1469 में हुआ। पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी रहेगा इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के प्रवर्तक, यानी कि सबसे पहले गुरु। तो क्वेश्चन को किसी तरीके से सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके दिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन हम देखेंगे। तलवंडी जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर रहेगा, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो यह आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसी वजह से आपको प्रीवियस ईयर्स की जीके यहाँ पर हमारे द्वारा करवाई जा रही है, क्योंकि अभी जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ है उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे उनमें से बहुत ज़्यादा, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीटेड आए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना इनका महत्व होता है। इसीलिए चलिए आगे पढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन रहेगा? तो गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद। तो गुरु अंगद उत्तराधिकारी रहेंगे इनके, और 1539 से 1552 इनका काल रहेगा। और इन्होंने खादुर में गुरुगद्दी बनाई थी, खादुर। तो याद रखेंगे, गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो क्या कहता है, गुरु अर्जुन देव जी ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दे दिया। तो याद रखेंगे, गुरु अर्जुन देव जी ने खुद को सच्चा बादशाह कहा, और 1604 में आदि ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्यु दंड दिया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन रहेंगे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु रहेंगे।
सिखों की कहता है कि रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। सिख शासनकाल के अंदर जो महान शासकों के अंदर रणजीत सिंह का नाम आता है, तो इनकी राजधानी लाहौर रहेगी। तत्कालीन पंजाब के अंदर इनका शासन था। और कहता है कि इनकी धार्मिक राजधानी किसे कहेंगे। राजनीतिक राजधानी इनकी लाहौर थी, लेकिन धार्मिक राजधानी जो है अमृतसर को माना जाएगा। तो यही है, देखते हैं। राजधानी जो राजनीतिक राजधानी लाहौर, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर रहेगी। इनका शासनकाल 1797 से 1839 तक रहेगा। ऊपर 2 क्वेश्चन किए थे। अमृतसर की स्थापना किसने की थी, और लोहगढ़ के किले का निर्माण अमृतसर की रक्षा के लिए किसने करवाया था, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे उनको भी। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने दी थी। क्या कहता है, इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट रहेगी। तो 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भेज दिया। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी। 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। राजा की उपाधि उन्हें जमान शाह ने प्रदान की थी। ये इसके याद रखेंगे कि चिनाब नदी में गिर गई थी इसकी तोपें जमान शाह की, और जमान शाह ने ही महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था, तो रोपड़ के अंदर रणजीत सिंह का, रोपड़ वर्तमान में एक जगह है, शहर है, जिला है ये, तो याद रखेंगे। रोपड़ के अंदर रणजीत सिंह का सम्मान किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। रोपड़ का जो लॉ कॉलेज है वो भी काफ़ी फेमस है। कब किया गया था, तो 1831 में। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, बाकी वीडियो के साथ चलते हैं। नादिर शाह ने के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक रहेगा मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था, तो 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने, मोती, हीरे जवाहरात, संसार भर में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस पर अधिकार कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसके अंदर, तो याद रखेंगे। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह उस टाइम में राजा था, दिल्ली का शासक था। और इस युद्ध के अंदर जो नादिर शाह है वो मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस जिसको हम बोलते हैं, उसको अपने साथ ले गया था। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया, सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 माह ठहरा था। वापस जाते हुए नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया और खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। यानी कि 2 महीने तक ये यहाँ पर दिल्ली के अंदर रहा था और जितना भी इसने लूट खसोट करनी थी वो की अपनी, और उसके बाद दोबारा से मुगलों को सत्ता दे करके अपने देश वापस चला गया। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था, तो यह करनाल के युद्ध में रहेगा। और यहीं पर इसी युद्ध में तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन पर इन्होंने अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था। अवध के यानी कि अवध राज्य का संस्थापक यहाँ पर कौन रहेगा इनमें से, तो सआदत खां। अवध काफ़ी पुराना साम्राज्य रहेगा, लेकिन ये आधुनिक इतिहास के अंदर बात कर रहा है उस टाइम में, यानी कि जब 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से थोड़ा बहुत पहले की बात करें हम, तो उस टाइम की बातें यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर उस टाइम में अवध का जो संस्थापक या अवध के अंदर राज्य की स्थापना करने वाला कौन रहेगा, तो सआदत खां। इसकी डिटेल्स देखते हैं। अवध राज्य अंग्रेजों और मराठा राज्य के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। भारत का शोक कहा जाता है इसको, कर्मनाशा को। तो कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धायक की भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां रहेगा।
या हम बात करें बुरहानु मुल्क इसको कह देंगे, लेकिन शहादत खां इसको मोस्टली जाना जाता है। तो इसने जो अंग्रेजी शासन को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी यहाँ पर। तो मराठा और अंग्रेजों की ये बीच में रहेगा। तो नेक्स्ट है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन रहेगा। तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध यानी कि मैसूर के बीच में और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध रहेगा उसके अंदर गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स इसके अंदर रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसकी डिटेल के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स रहेगा। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है या ये इसका टाइम रहेगा 1780 से 40 तक, और वारेन हेस्टिंग्स जो है 1774 से 85 तक रहेगा। तो इस टाइम में बंगाल का जो बात करें हम गवर्नर जनरल कौन रहेगा, वारेन हेस्टिंग्स। इस युद्ध के अंदर घायल होने के कारण ही 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो ये हमने डिस्कस पहले किया था कि दूसरे युद्ध के अंदर हैदर अली की मृत्यु हुई थी और चौथे युद्ध के अंदर टीपू सुल्तान जो इनका पुत्र रहेगा उसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद में हैदर अली की मृत्यु 1782 के अंदर हुई। तो इसके बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। तो आगे टीपू सुल्तान के बारे में बात करते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक रहेगा, तो मैसूर का शासक रहेगा टीपू सुल्तान। इसका जन्म क्या कहता है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 1750 में जन्म हुआ टीपू सुल्तान का और पूरा नाम इसका सुल्तान फतेह अली खान साहब था, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में मैसूर का शासक बना। तो याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछे कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना या हैदर अली की मृत्यु कब हुई, तो दोनों ही आंसर 1782 रहेंगे। नेक्स्ट है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब रहेंगे। तो ये मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला जो है हैदराबाद के निजाम या हैदराबाद के शासक, हैदराबाद के नवाब कहे जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। कथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है। तो काल कोठरी दुर्घटना जो है यहाँ पर अंग्रेजों को जो है एक कमरे में, छोटे से कमरे में बंद करके यानी कि दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। कमरे के अंदर एक छोटा कमरा और उसके अंदर बहुत से अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। तो इसके अंदर देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो ये जो है बी ऑप्शन इसके अंदर रहेगा। 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में कथाकथित कैद, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। तो 123 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद किया गया। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा। इसी को ही हम ब्लैक होल त्रासदी या फिर काल कोठरी घटना कहते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर हुई थी ये और 1756 के अंदर। तो याद रखेंगे। तो इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन भी आया है, तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर्स कर रहे हैं ताकि कोई क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो तो अपने नंबर ना कटें। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी। तो ब्लैक होल त्रासदी हम बात करें पश्चिम बंगाल कलकत्ता के अंदर। कब घटी थी, 1756 में। 1757 में प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया। तो मीर जाफर ने विश्वासघात किया। अंग्रेजों ने इसे फिर नवाब बनाया, मीर जाफर। इसके बाद में बनेगा मीर कासिम। 1757 प्लासी का युद्ध, मीर जाफर, याद रखेंगे हम लोग ये। तो 1757 23 जून प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेनानायक था। इस युद्ध में बाद में कंपनी को 24 परगने की जिम्मेदारी प्राप्त हुई थी। 24 परगने की, जो बंगाल के अंदर आज के टाइम में हम बात करें तो ये रहेगा 24 परगना जो राज्य इलाका रहेगा उस टाइम का। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता है, सिराजुद्दौला। अंग्रेजों के साथ विश्वासघात करने के कारण यह हार गया था और मीर जाफर इसका जो रहेगा हमारे पास सेनापति था। इसने युद्ध किया लेकिन ये अंग्रेजों की तरफ मिल गया और सिराजुद्दौला जो है युद्ध हार गया था। 1757 प्लासी का युद्ध। तो
तो यही क्वेश्चन आगे है। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो रॉबर्ट क्लाइव ही प्लासी और बक्सर दोनों के युद्ध के अंदर रहेगा, और सिराजुद्दौला की तरफ से जो मीर जाफर है वो लड़ा था, वो इसका सेनापति रहेगा, लेकिन असल में वो अंग्रेज़ों की तरफ था, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी राइट रहेगा। देखते हैं क्या कहता है। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने बनाया था ताकि वो अपना राजकाज सही तरीके से फैला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया? यानी कि अंग्रेज़ों ने पंजाब को अपने साथ कब मिलाया? तो 1849 के अंदर इन्होंने अपने राज्य में पंजाब को मिला लिया था। इसके अंदर देखते हैं क्या डिटेल्स कहता है। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। 1849 में पंजाब का जो है गुजरात युद्ध के बाद विलय किया गया। 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व व्यवस्था और चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब जो है ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग बन गया था। तो याद रखेंगे 1849 गुजरात युद्ध के बाद पंजाब जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत के अंदर कहाँ से प्राप्त हुए? तो पुर्तगाली जो है गोवा के अंदर मोस्टली रहेंगे, सारा कुछ यहीं पर था इनका, तो गोवा से इनके अवशेष मिलेंगे। क्या कहता है, पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य में पाए जाते हैं। कुछ अवशेष कोचीन से भी प्राप्त हुए, परंतु व्यापकता को देखते हुए ए विकल्प सही है। यानी कि अगर गोवा अपने को ऑप्शन में ना दिया हो तो हम कोचीन के साथ जाएंगे, लेकिन कोचीन और गोवा दोनों दे दिए जाए तो गोवा इसके अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। और एसएससी ने भी यही इसका राइट आंसर माना है। 2009 टैक्स असिस्टेंट जो पेपर हुआ था अपना एसएससी का, उसके अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया? तो फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त अंग्रेजों ने वांडीवॉश की लड़ाई में किया था। वांडीवॉश, चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स। तो वांडीवॉश का युद्ध 1706 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। फ्रांसीसी इसके अंदर पराजित हुए। कर्नाटक का तीसरा युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के भारत में रहने एवं शासन करने के लिए निर्णायक रहा। तब वांडीवॉश जो कर्नाटक के अंदर रहेगा, फ्रांसीसियों में से और अंग्रेजों में से भारत के ऊपर कौन राज करेगा, इसके अंदर यहाँ पर ये जो है निर्णायक रहेगा। इसमें फ्रांसीसियों के सत्ता का जो पत्ता भारत से कट गया और अंग्रेजी शासन का सूर्योदय हो गया था। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन जब प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हो रहा था उस टाइम में ये एक दूसरे के समर्थन में थे। यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति ये अपने यहाँ पर अपना रहे थे। यहाँ पर एक दूसरे के विरोधी रहेंगे, लेकिन अपने देश में इनकी एक ही बात है, एक ही इनकी जो है चाल रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों का भाग्य का निर्णय हुआ था? तो वांडीवॉश की लड़ाई के अंदर फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। या हम बात करें फ्रांसीसियों का भारत से पत्ता कट हुआ था, या हम बात करें अंग्रेजी शासन जो है पूर्णतया भारत के अंदर एकमात्र राज करने वाला विदेशी ताकत अब यहाँ पर बच गई थी। तो 1706 इसके अंदर राइट ऑप्शन रहेगा। आगे की जो डिटेल्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी और भी ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी चाहिए इन युद्धों के बारे में, या हम बात करें क्षेत्रीय राज्यों के बारे में, तो इंडियन हिस्ट्री की अपनी जो क्लासेज एनसीईआरटी की चल रही है, तो एनसीईआरटी के अंदर 7th 8th 9th 10 की हम लोग जो वीडियोस कर रहे हैं हिस्ट्री की, उसके अंदर आपको इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से करवाया गया है। तो वो आप लोग कीजिए डेट टू डेट। यहाँ पर तो जिस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं उस तरीके से है, लेकिन वहाँ पर आपको बिल्कुल जो
अपने बात करें क्रोनोलॉजी के क्रम में, या हम बात करें कि एक के बाद एक क्रमानुसार आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं, तो आप वहाँ पर जाइए। इसी के साथ आज की वीडियो अपनी ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।